नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार वर्मा, मेरा चैनल एस कुमार। आज मैं भारत का संविधान का एक नया टॉपिक आपके समक्ष लेकर आ रहा हूँ, मौलिक अधिकार वाला, जिसके कुछ पोर्शन की चर्चा मैं आपसे कर चुका हूँ। समता का अधिकार की चर्चा आपसे कर चुका हूँ। इसमें एक क्योंकि हम बताए 7 मौलिक अधिकार हैं, तो भूमि संबंधी मौलिक अधिकार तो खैर वो अब लीगल राइट हो गया, संवैधानिक राइट हो गया। लेकिन अब हम जो 6 बचे हैं उसमें स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा हम कर ही रहे थे। वीडियो बड़ा हो रहा था, इससे बंद कर ठीक। तो उसमें अनुच्छेद 19 की चर्चा कर रहे थे, तो फिर से आज इस पर कल चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, ठीक। लेकिन चर्चा करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, हैं, अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। ये हमारा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये लाइव क्लास या ऑनलाइन वीडियो लोड करने का मुख्य उद्देश्य है कि हम आम आदमी तक पहुँच अपनी बरकरार रखें। हमारे जो भाई लोग गांव घर में रहते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। तो चलिए स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर रहे हैं। तो स्वतंत्रता के अधिकार में पहला अनुच्छेद 19 है, वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित जो कुछ भी है उससे संबंधित इसमें अधिकार दिए हैं। तो इसका अनुच्छेद 19(1) का क्या कह रहा है? वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप जो कुछ बोलते हैं, आपका जो आज़ादी है बोलने, टहलने, घूमने का, सब ये जो भी आज़ादी आपका वाक स्वतंत्रता से संबंधित है, सूचना का अधिकार है, वोटिंग राइट है, तमाम अधिकार, ढेर सारे अधिकार आपके पास हैं। उन सबको अनुच्छेद 19(1) का ने समेट रखा है, ठीक। आपका प्रेस है, मीडिया आपकी आवाज़ है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। तो मीडिया को ध्यान रखिएगा, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता में ही आता है, वाक स्वतंत्रता में ही। आप जो कुछ ना बोल पाते वो मीडिया कहती है, ठीक। आपकी आवाज़ उठाती है। तो ये सब क्या है? वाक स्वतंत्रता है। फिर अनुच्छेद 19(1) क्या कहता है? शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन का अधिकार, यानी बिना हथियार के, बिना कोई हल्ला गुल्ला किए, ठीक, नारेबाजी किए, आराम से शांतिपूर्वक का सम्मेलन का अधिकार पाते हैं। ये सम्मेलन की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं। संघ है, संगम बनाने का अधिकार, सभी को संघ बनाने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है। लेकिन सेना और पुलिस, इनको संघ बनाने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? उसका एक रीज़न है। सेना और पुलिस संघ बनाएगी और संगठन बनाएगी तो फिर वो अपने संगठन में मशगूल हो जाएंगे, उधर से दुश्मन लोग या यहाँ चोर चक्के लोग फिर समस्या पैदा करते हैं, अलग से समस्या पैदा करते। इसलिए सेना और पुलिस को चौकन्ना रहने की जरूरत है, संघ बनाने की जरूरत है। सरकार उनकी बात तुरंत मान भी लेती है क्योंकि उनका संघ है। भारतीय राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता। आप पूरे भारत में बिना किसी बाधा के घूम सकते हैं, हरित भ्रमण कर सकते हैं, ठीक। चाहे आप कन्याकुमारी हैं, चाहे आप जम्मू कश्मीर हैं, चाहे जहाँ जाए, अबाध रूप से टहलें, कोई रोक टोक नहीं। ये व्यवस्था अनुच्छेद 19(1) है। अनुच्छेद 19(1) अंगा क्या कहता है? भारतीय राज्य क्षेत्र में बस जाने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी अपना घर, जमीन ले लीजिए, घर बना लीजिए, खरीद लीजिए, आराम से रहिए, कहीं भी रह सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। अनुच्छेद 19(1)(4) विस्तृत कर दिया गया था, ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(4) ये दोनों संपत्ति के अधिकार से संबंधित, ये विस्तृत हैं, तो इनका कोई अर्थ ना
कोई वृत्ति या उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। मतलब आप कोई भी वृत्ति कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी कारोबार व्यापार कर सकते हैं, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं, बस संवैधानिक दायरा बरकरार रहना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो वाक स्वतंत्रता थी या जो स्वतंत्रता के अधिकार थे, पूरा अधिकार हमारा ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। ठीक, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण की बात करते हैं। तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण कैसा? ठीक, तो अनुच्छेद 20 कहता है कि यदि मान लीजिए 20 का पहला खंड कह रहा है, अनुच्छेद 20 का फर्स्ट खंड, अपराध के समय लागू नियम के तहत ही किसी व्यक्ति को सजा देने की बात अनुच्छेद 20 कहता है, 20 का पहला खंड। दूसरा कहता है एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोहरा दंड नहीं दिया जाए। तो तीसरा पॉइंट कहता है कि अपने ही खिलाफ किसी को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। हम पहले पॉइंट की चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट हमने आपसे बताया है कि अपराध करने के समय लागू कानून के तहत ही किसी को दंडित किया जाए। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई अपराध किया है, ठीक, जैसे निर्भया कांड था, तो निर्भया कांड के जो भी दोषी थे उनको निर्भया कांड के बाद जो नियम कानून लागू हुए उनके तहत सजा न दी जाए। अब आगे आने वाले समय में जो उस समय कानून बना है, तो आगे कोई दोषी होता है तो उसको उसके तहत सजा दी जाएगी, लेकिन ये जो उसके कांड के दोषी थे उनको पुराने कानून के तहत सजा दी जाएगी। ठीक। अब दूसरा पॉइंट कहता है एक ही अपराध के लिए किसी को 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। तो मान लीजिए किसी ने मर्डर किया है, हाई कोर्ट में सजा दी गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में सजा दी गई, तो 2 बार सजा ना काटेगा। जो फाइनली डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का हो उसी के आधार पर उतनी सजा उसे काटनी है। ठीक, यानी एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, ये प्रावधान किया गया है। फिर दूसरा कहता है किसी व्यक्ति को, तीसरा पॉइंट, किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही बनाने का दबाव नहीं बनाया। जैसे मान लीजिए कोई दोषी है, ठीक, और पुलिस या वादी पक्ष जबरन उस पर इस बात को थोपने का प्रयास करे तो ऐसा नहीं होता, यानी उसे अपने ही खिलाफ गवाही बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। फिर आता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है? असल में कहा यह गया है कि बिल द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही किसी को दंडित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यदि कानून में जो भी प्रावधान है उनके तहत दंडित करने की बात कही गई। अच्छा, दूसरी चीज, अनुच्छेद 20 और 21 बहुत ही सम्मानित अनुच्छेद है, यानी अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्यों सम्मानित, क्यों ऐसा है, क्या है ऐसा? असल में अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, तो ये राष्ट्रीय आपात लगाने के समय सारा संविधान राष्ट्रपति में सिमट जाता है, यानी वो सारे संविधान का संरक्षण, व्यवस्था, देख रेख, सारा कानून व्यवस्था राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। तो चाहे मौलिक अधिकार हो, चाहे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो, चाहे मौलिक कर्तव्य हो, सब कुछ पूरा संविधान राष्ट्रपति में निहित हो। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में प्रावधान किया गया कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इन 2 स्वतंत्रताओं को राष्ट्रपति भी नहीं काट सकता। यानी ये 2 स्वतंत्रताएं आपकी बनी रहेंगी, बाकी सारा संविधान
राष्ट्रपति पर निर्भर हो जाए, उसके संरक्षण में चला जाए पूर्ण रूप से। फिर आता है अनुच्छेद 21 का, इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार पहले अनुच्छेद 45 के तहत राज्य के निश्चित तत्वों के अंतर्गत आता था, भाग 3 में भाग 4 में आता था, लेकिन देखा गया कि राज्य हीरा हवाली थोड़ा कर रही है, तो सरकार ने शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया और इसे मौलिक अधिकार भी बना। मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य है, और अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। तो इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई, यानी जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा की बात कही गई। जिस व्यवस्था पर आज राज्य सरकारें चल रही हैं वो अनुच्छेद 21 का है। जो शिक्षा व्यवस्था है प्राथमिक स्तर की, उच्च प्राथमिक स्तर की, तो उसमें यही अनुच्छेद 21 का लागू। बिना पैसा दिए आप सरकारी स्कूल में पढ़िए, ठीक, सरकारी स्कूलों का स्ट्रक्चर बदल रहा है, अच्छे स्कूल हो गए और मैं अपने बच्चों को पढ़ाइए और देखिए शिक्षा का अधिकार का पूरा लाभ मिले, पूरा बच्चों को संरक्षण है। खाने की व्यवस्था सरकार करती है, किताब की व्यवस्था सरकार करती है, ड्रेस की व्यवस्था सरकार करती है, जूते की व्यवस्था सरकार करती है, मोजे की व्यवस्था सरकार करती है, स्वेटर की व्यवस्था तक सरकार करती है। बच्चों को पूरा पोषण और कपड़े की व्यवस्था सरकार करती है। इस व्यवस्था के इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? खैर, तो शिक्षा का अधिकार। फिर आता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 एक बहुत निराला अनुच्छेद है। इसमें ये बताया गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण क्या है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बंदी बनाया गया, यदि मान लें हमें बंदी बनाया गया, तो बंदी बनाए जाने के 24 घंटे के अंदर हमें मजिस्ट्रेट के समक्ष, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट लाने ले जाने के समय को छोड़ करके नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। फिर वो निर्धारित करें कि आपको कहाँ जाना है। ठीक। दूसरी चीज, हमें बंदी बनाया गया है, तो बंदी बनाए जाने का कारण हमें जानने का अधिकार है। जिस सिस्टम से हमें बंदी बनाया गया है उस सिस्टम को ये बताना होगा, सरकारी सिस्टम, उस सिस्टम को ये हमें बताना होगा कि हमें क्यों गिरफ्तार किया। ये व्यवस्था अनुच्छेद 22 के तहत। लेकिन इसमें भी लेकिन लग गई। लेकिन कहाँ लगी? असल में होता ये है कि कुछ लोग अपराधी तबके के होते हैं। ठीक। तो इसमें उपरोक्त 2 नियम हमने बताया आपको, ठीक, कि उसे 24 घंटे के अंदर समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के। ठीक। दूसरा हमने बताया बंदी बनाए जाने का कारण। तो इन दोनों बातों को तब ध्यान में नहीं रखा जाए जब व्यक्ति किसी शत्रु देश की मदद कर रहा हो या निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार है। यानी यदि कोई भी व्यक्ति शत्रु देश के प्रति आस्था रखने वाला है, ठीक, उसकी मदद करता है, तो वो गिरफ्तार किया, तो उसको कारण जानने का अधिकार नहीं है। साथ में यदि व्यक्ति निवारक निरोध अधिनियम का उल्लंघन करता है तो या उसके तहत पकड़ा जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे उपरोक्त दोनों नियमों को जानने का अधिकार नहीं। यानी उसे ना तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ना तो उसे कारण जानने का अधिकार। उसे गिरफ्तार करके 3 महीने तक जेल में रखा जाएगा
ठीक। और फिर 3 महीने बाद ही उसे पकड़े जाने लगा। ठीक। तो निवारक निरोध अधिनियम है क्या? असल में पहला निवारक निरोध अधिनियम आया था 1950 से, 50 में आया, 71 में। तो निवारक निरोध अधिनियम है ये कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करने वाला है तो अपराध करने से पहले उसे रोक देना निवारक निरोध अधिनियम है। यानी अपराधी को अपराध करने से पहले ही दबोच देना, ठीक, और उसे सजा देना निवारक। तो पहला निवारक निरोध अधिनियम 1950 से 50 में आया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को आया था। 1971 में खत्म हो गया था। खत्म इसलिए हो गया क्योंकि तब इसकी आवश्यकता नहीं बची, तो इसलिए खत्म हो गया। फिर उसके बाद 1971 में दूसरा कानून आया, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, मीसा। ठीक, मीसा आया 1971 में, और 1979 में इसे भी खत्म कर दिया गया। 71 में आया, 79 में खत्म हो गया। फिर उसके बाद राष्ट्र आया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में। ये आज भी जिंदा है, ये आज भी जिंदा है, क्योंकि इसकी आवश्यकता सरकार को लगती है। ये लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं, तो सरकार 1980 में लाया गया राष्ट्रपा के तहत गिरफ्तार करते हैं। फिर उसके बाद एक और अधिनियम आया, आतंकवाद निरोधी अधिनियम, टाडा जिसे कहते हैं, टाडा आया 1985 में। ये राजीव गांधी जी लाए थे, लेकिन 95 में कांग्रेस सरकार ने फिर से खत्म। ठीक, फिर उसके बाद आतंकवाद निवारक अधिनियम कोटा आ गया। ठीक, कोटा 2002 में आया, अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए थे, और 2004 में समाप्त हो गया। असल में जब कानून कोई राजनीति से प्रेरित के लाए जाते हैं तो समस्या होने लगती है, इसलिए उन्हें रोकना पड़ता है। अच्छा, अब तीसरा मौलिक अधिकार हमारा, पहला था समता के विरुद्ध अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। पहला था समता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का उल्लेख किया गया है, और ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। यानी स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है, और सामाजिक न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। यानी समाज में जो कानून व्यवस्था है उसे बनाए रखने के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार लाया गया। ठीक, तो इसमें कहा क्या गया है, अनुच्छेद 23 इसका कहता है कि मानव के दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार का होता है, ठीक, जो तस्करी, मानव की तस्करी और बलात्कार, जबरन काम लेना, बिना पैसे काम लेना, ठीक, इस पर रोक है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23, ठीक, मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार। तो दुर्व्यापार का मतलब है तस्करी। पहले मानव तस्करी बहुत होती थी, जब से इन पे सरकार ने कड़ाई लागू कर दी और सब बायोमेट्रिक हो गया, तब से ये सब रुक गए। अनुच्छेद 23 सुरक्षित। बलात्सम का मतलब है जबरन काम। पहले राजाओं के वहाँ ये सब होता था, बेगार होती थी, ठीक, बेगार होती थी, तो लोग जाते थे राजा साहब के वहाँ, तो राजा साहब के वहाँ काम लिया जाता था, पैसे वैसे ना दिए जाते थे। एक दिन की ड्यूटी लगती थी, जैसे गेहूँ काटने वाले हुए तो राजा साहब के वहाँ लोग आता था, जाते थे, गेहूँ काटते थे। ये सारी व्यवस्थाएँ थी, ये बेगार थी। ठीक, अब तो ये सिस्टम खत्म हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, जैसे मान लीजिए कहीं पुल टूट गया है, और पुल टूट गया है और आपातकालीन व्यवस्था के लिए पुलिस आपको ले जाती है, आपसे काम करवाती है, तो बेगार ना कही जाएगी, वो राष्ट्र हित में काम कहा जाएगा। ठीक, उसे आप बेगार के दृष्टिकोण से ना देखें। हालांकि हमारी पुलिस व्यवस्था जो है सपोर्ट इतना ज़्यादा करती है लोगों का, तो बेगार कैसे भी ना हो सकती। ठीक, तो यानी अनुच्छेद 23 कहता है
तस्करी और जबरन काम इनको रोका जाए। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन बाबत से, कारखाने क्या हैं? कारखाने आपने देखा होगा, कारखाने बने होते हैं, होटल्स बने होते हैं, ठीक, उनमें बच्चों को काम पर लगाया जाता है, ठीक। कैलाश सत्यार्थी जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। 2014 में उन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था मलाला यूसुफजई के साथ। उन्होंने, मलाला यूसुफजई ने पाकिस्तान में बालिकाओं की शिक्षा पर बहुत जोर दिया था। इसी तरीके से कैलाश सत्यार्थी जी ने भारत में ये जो बाल श्रम है इसको लेकर के आवाज़ उठाई थी और तमाम बच्चों को, लगभग 83,000 बच्चों को उन्होंने इससे मुक्त भी कराया है। तो ये सराहनीय कदम था कि बाल श्रम से लोगों को छुटकारा मिला, बच्चों को छुड़ाया। लोग जबरन उनसे भी काम लेते थे, बहुत कम पैसे पर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, ठीक, उनसे काम लिया जाता था कारखानों में, उससे मुक्ति मिली। अच्छा, तमाम चीज़ें ऐसी भी जिसे सरकार ने भी कड़ाई से लागू करना स्टार्ट किया है। 2010 से ज़्यादा कड़ाई से लागू हुआ है कि होटल आदि पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं रखा जा सकता, काम करने का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया है। तो इससे ये सिस्टम बन गया कि जो बच्चों का होटलों पर या कारखानों में जो उनका शोषण होता था, उस शोषण को रोकने का प्रयास इस शोषण के विरुद्ध अधिकार में किया गया। यानी जितना ज़्यादा लोगों को परेशान किया जाता था उसको रोकने के लिए ही ये व्यवस्था लाई कि अंग्रेजी सत्ता के समय शोषण तो आम बात थी। वो बच्चों का तो छोड़ दीजिएगा, बड़ों का शोषण कर लेते थे, तो बच्चे तो दूसरे खेत की होंगे क्योंकि वो तो छोटे हैं, उनको उठा ले गए, जबरन काम ले गए। तो ये व्यवस्था शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अच्छा, अगला जो चौथा होगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक, तो उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। इसके पार्ट 3 यानी मौलिक अधिकार के पार्ट 3 में हम जो हमारी कह लें क्या व्यवस्था है, धार्मिक स्वतंत्रता वाली व्यवस्था है, उस व्यवस्था का हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे कल तीसरे क्लास में। यानी मौलिक अधिकार का तीसरा क्लास का वीडियो जब आएगा तो उसमें उससे चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से हमारा मौलिक अधिकार का दूसरा पार्ट संपन्न हुआ है और हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हमारे वीडियो पहुँच सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।